बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम बात कर रहे हैं पनामा लीक से सफ़र शुरू होता है और बात आती है ब्रैडशीट के हवाले से। और ब्रैडशीट का जो कावे मौसवी ने बयानात दिए हैं, इंकशाफात किए हैं, ये वॉल्यूम 10 है जिसका चर्चा पनामा लीक केस में हुआ था, जिसमें ख्वाजा हारिस ने कोर्ट के सामने हाथ जोड़ दिए थे जब चीज़ों को मानने के इनकारी थे। और उसके बाद जब बहस हुई और उनके सामने सबूत रखे गए और उनको मनी ट्रेल के बारे में कहा गया, तो जिसमें नाकामी के बाद उन्होंने केस के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए। तो जब वॉल्यूम 10 का जिक्र आया तो ख्वाजा हारिस ने हाथ जोड़ दिए। अगर आपकी जहन में थोड़ा सा अपनी याददाश्त को ताज़ा करें, कहानी शुरू होती है मुशर्रफ के दौर से। जब इक़्तिदार संभालने के बाद साबिक़ हुक्मरानों की करप्शन की बात हुई तो उस वक्त तक सऊदीया से डील नहीं हुई थी। 10 साल वो एग्रीमेंट जिसके बारे में बाद में इंकशाफ हुआ, जिसको पहले ये मानते नहीं थे। मानने की आदत तो इनके पास नहीं है, कभी भी ये नहीं मानते, ना सलाहियत है। तो उस वक्त तक तहकीकात हो चुकी थी और लग्जमबर्ग की एक कंपनी के बारे में कहा जा रहा था, जिसको शुरू में ये कहा गया, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं जब उस वक्त बात हुई कि एक कंपनी है जिसने 25% कमीशन के ऊपर पूरी मनी ट्रेल दी है। 300 अरब डॉलर की ट्रांजैक्शंस और ये पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उसके बारे में, जिसमें से 100 अरब के बारे में अभी चर्चा हो रहा है, कावी मौसवी ने कहा। और उसके बारे में पूरी मनी ट्रेल के साथ, मनी ट्रांजैक्शंस के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के साथ ऑथेंटिक सर्टिफाइड प्रूफ्स थे जिनको दिए गए। इस कंपनी के साथ 25% मुआहदे के साथ बात हुई थी कि जो फ़ीस के अलावा पैसा आएगा उसमें से इतना पैसा उनको दिया जाएगा। ये बात 2002 में उस वक्त ख़त्म हुई जब जनरल अमजद, उस वक्त के नैब चीफ जो थे, मुशर्रफ साहब के पास बड़े खुशी से गए और उन्होंने कहा कि जी हमने आपके जितने भी काम थे उसमें जो नैब के हवाले से बात की जा रही थी, नैब जिस तरह बनाई गई उसके बाद की सबूत जब थे वो हमने हासिल कर लिए हैं और साबिक़ हुक्मरान फंस गए हैं। तो उन्होंने कहा इस फाइल को यहाँ पे रख दो और इस फाइल के ऊपर मज़ीद काम नहीं होगा। ये वही टाइम था जब जनरल मुशर्रफ ने पनामा लीक्स का जो एक पहला वर्जन था, जिसको हम ब्रेडशीट के हवाले से बात कर रहे हैं, इस कंपनी के काम को रोक दिया गया। उसके इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं, लेकिन वो फाइल जो थी, वो वॉल्यूम 10 जो था, वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के पास महफूज था। वहाँ पे इसको महफूज कर दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब चले गए और उसके बाद उन्होंने इस एग्रीमेंट को भी मानने से इनकार कर दिया कि कोई ऐसा सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान, गवर्नमेंट के और मियाँ साहब के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ था, जो कि बाद में रहमान मलिक साहब ने एक सऊदी वज़ीर के हमरा उसको लहराया था और पूरे मीडिया में वो आ गया। 10 साल वो एग्रीमेंट था जिसमें मियाँ साहब, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके ख़ानदान में से कोई भी 10 साल तक पाकिस्तान नहीं आ सकेगा और ना ही सियासत में हिस्सा लेगा। यही वो सूरत हाल थी जिसमें उन्होंने बाद में, उनको सियासी तड़प महसूस हुई, बड़ी कोशिश की अपने आप को दोबारा सियासी तौर पर अलाइव करने की, लेकिन उसमें उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान से। अब यहाँ पे सबूत, जहाँ पे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाले से, तो ख्वाजा हारिस क्यों इतने खौफजदा थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि जी हम वॉल्यूम 10 खोल देते हैं, तो ये वो वॉल्यूम 10 है। बेसिकली ये ब्रेडशीट का जो सारा खाता चटा गट्टा जो हमारे हुक्मरानों का आया है। इसके साथ साथ मैं एक बड़ी मज़े की और बात बताऊंगा कि हमारे हुक्मरानों में से एक साबिक वज़ीर आला सिंध थे और उनका ज़िक्र आया है ब्रॉडशीट के। अगर आप बयानात काज़म मौसवी की बात सुने तो उनका नाम भी आया है। और उनके बारे में मैं अपने एक रिसोर्स से, जब मैंने इंग्लैंड में, बरतानिया में बात की, तो उनके भी फ्लैट्स हैं और उनकी ट्रांजैक्शंस कैसे हुई थी, वो क्या हुई थी, उसको कवर अप करने के लिए, उस तमाम पैसे को जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी उसको कवर अप करने के लिए, वाइट करने के लिए, पहले बैंक से लोन लिया गया बरतानिया के और महीने के अंदर अंदर उस लोन को अदा भी कर दिया गया। तो शो ये कराया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये लोन लेकर बनाई गई है। ऑब्वियसली ऑफशोर कंपनी होती है, ऑफशोर कंपनी के नाम के ऊपर चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद लोन लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको पे बैक कर दिया जाता है जिससे वो वैलिड हो जाती है। और शो ये होता है कि ये लोन के ज़रिए किसी बिज़नेस में पैसा लगा था या बिज़नेस किया गया या लोन लेकर इसको बनाया गया। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा इंकशाफ था। बड़ी कोशिश की उस शख्सियत, उस वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला की बात की जाए, उसको पूछा जाए या उसके बारे में इंकशाफ किया जाए, लेकिन मामला से इस हद तक थे कि बरतानी लॉ के हिसाब से वो आपको सबूत फराहम नहीं करते। लेकिन इस ब्रेडशीट के स्कैंडल के बाद से
کاوے موسوی کے جس طرح بیانات ہیں اس میں وہ بھی شخصیت سامنے کھل کر آ گئی. تو یہ پورا لب لباب ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے بریڈ شیٹ، اور خاص طور پر وہ تحقیقات جو 2002 میں روک دی گئی تھیں، اور اس میں 300 ارب ڈالر ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں صرف 100 ارب ڈالر کی ٹرانزیکشن نہیں ہے جو سعودیہ سے انگلینڈ بھیجے گئے، لیکن اس میں صرف انگلینڈ شامل نہیں ہے. انگلینڈ بھیجنے کے لیے بھی ایک تیسرے ملک کو استعمال کیا گیا تھا جو پیسہ وایا وہاں سے انگلینڈ ٹرانسفر کیا گیا تھا. اور یہ مختلف ٹرانزیکشن تھیں. سرے محل کس کو نہیں پتہ، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے ایک وزیر اعظم کی ٹائم بارڈ ہونے کے لیے، جب تک اس وقت تک تحقیقات نہیں ہوں گی، ایک ٹائم لیمٹ تھی، اس وقت تک اس کو لٹکایا. سپریم کورٹ نے ان کو سزا بھی دی کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک وزیر اعظم کی قربانی بھی دی. اس کے بعد وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے یوسف رضا گیلانی، ان کی زرداری صاحب اور راجہ پرویز اشرف جو بعد میں وزیر اعظم بنے تھے، ان کے ساتھ ایک ہارٹ ٹاک بھی ہوئی تھی کہ جب وہ ایکسپائری ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے تو وہ لیٹر دے دیا، لیکن انہوں نے یہ شکوہ کیا تو میری وزارت عظمیٰ کیوں ختم کرائی آپ نے، اس وقت دے دیتے. تو یہ بھی ایک آن ریکارڈ چیز ہے جو کہ پی ایم ہاؤس کے اندر زرداری صاحب کے دور میں ہو چکی ہے. تو یہ وہ تمام ٹرانزیکشنز ہیں، اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، اس میں اداروں کے بہت بڑے بڑے نام ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سیاستدان کیا کچھ کرتے رہے، یہ تمام حقائق، یہ تمام چیزیں ثبوت اور شواہد کے ساتھ اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں. تو یہ والیوم 10 اور پاناما لیکس کی کاپی 2 یا پھر سیریل 2 یا ایپیسوڈ 2 ہے، جو کہ اب کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، اور آن ریکارڈ اس ملک کے عوام کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کو کس کس نے کتنا کھایا.